अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। जश्न आज़ादी की तैयारियां मुबारक। अच्छा, सेलिब्रेशंस टाइप फील्स हो रही हैं, इट्स इन द एयर, या आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग, वेल वी नो व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स ऑल अराउंड अस एक्चुअली, इट इज अराउंड अस। और ऑल्दो अक्सर अब जब इस किस्म के दिन होते हैं तो उस दिन में ही सारी सेलिब्रेशन होती हैं, लेकिन इस बार कोई एक हफ्ते से लिटरली सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई है कराची में, तो कोई ना कोई 14 दिन अब मैं कहूंगा कि मतलब जब से अगस्त का महीना शुरू हुआ है तब से ये सिलसिला भी शुरू हो गया है। अगर थोड़ी देर के लिए हम क्रिकेट से जुड़ी खबरों को इग्नोर करें तो हमारा मूड भी अच्छा होगा। हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है उसे देखकर मुल्क भर में जश्न आज़ादी रिवायती जोशो जज्बे से मनाने के लिए मैं कहूँगा रिवायत से ज़्यादा हम इस मरतबा मना रहे हैं, एंड वी हैव रीजंस फॉर इट एज वेल। सो मुख्तलिफ नगर नगर शहर शहर गली गली रैलीज हो रही हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। आज तो आपको बताएं कि नेशनल स्टेडियम में 6 बजे पूरा एक बहुत ही जबरदस्त तकरीब होनी है जिसमें फायरवर्क्स भी होने हैं। अच्छा, एंड वी आर आल्सो शोइंग यू समथिंग ऑन द लेफ्ट। लुक एट दिस इज द लेजर लाइट शो, दिस इज एन एनिमेशन शो ऑन मज़ार-ए-कायद। और मज़ार-ए-कायद की बड़ी ही खूबसूरत ये इमारत है और उसको इस तरह से यूटिलाइज करना इट्स स्टनिंग विजुअल। इसमें पाकिस्तान की कहानी बयान की गई है और जो बच्चे बैठे हुए थे, जो फैमिलीज बैठी हुई थी, बच्चों के लिए तो एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था। ये सब इस तरह से देखना, खासतौर पे जब आप पहली दूसरी दफा देख रहे हो और इतना बड़ा मॉन्यूमेंट है, आपको पता है उसके ऊपर ये सारी पिक्चर्स का आना। अच्छा, ये मॉन्यूमेंट ना आपको तस्वीरों वीडियो में जरा छोटा लगता है, बट इट इज ह्यूज अदरवाइज। नहीं, आई एम श्योर जिन ने ये फिरा होगा, चले ओके फाइन, आप उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो यहाँ शायद नहीं आए। इट इज अ ह्यूज मॉन्यूमेंट, मतलब इसकी हाइट इज मैसिव, इसलिए इस पे इस किस्म का लेजर शो होना meant something and it was stunning। अच्छा जी, ये तो है कराची से विजुअल। कराची में मज़ार-ए-कायद पर जब ये तकरीब हो रही थी, इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा था। गलियां सजाने का अलग कंपटीशन हो रहा है, क्लिफ्टन की इमारतों पे अलग आतिशबाजी हो रही है और द गवर्नर हाउस में अलग रंग जमा हुआ है। So you know there are so many activities going around at the same time। कुछ हम आपको साथ साथ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। हर कोई अपने हिसाब से जो जितना कर सकता है, जितना मैसिव कोई इवेंट करना चाहे, कोई छोटी छोटी चीज़ें हो रही हो, एवरीथिंग इज हैपनिंग। मतलब देयर इज़ नॉट अ हाउस होल्ड इन कराची एटलीस्ट, क्योंकि हम तो यहाँ रहते हैं तो लिहाजा हम आपको बता सकते हैं। वेयर आई लिव, अब्दुल्ला, इट इज़ फुल ऑफ ग्रीन एंड वाइट बलून्स, झंडियाँ, मतलब इट इज़ सो ब्यूटिफुल कि वो ईद वाली फीलिंग्स नहीं होती, वो हो रही है। सड़कें चौराहे आप देख लें, जहाँ जहाँ भी लाइट पोल आपको नजर आएगा वहाँ आपको पाकिस्तान का झंडा लगा नजर आएगा। अच्छा, ये तो है कराची में होने वाली मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के विजुअल। इससे पहले हमने सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं वो भी आपको दिखाई हैं। ये हैं जी शहर इक़्तिदार के मनाजिर, और क्या मंजर पेश कर रहा है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की सड़कें, इस्लामाबाद की शाहराहें, ये अजब, it seems literally out of this world बहुत for ही a moment। खूबसूरत, और honestly मतलब we have really gone all out। There were times a couple of years back बड़ी austerity measures वगैरह चलते थे और बहुत सी चीज़ें 14 अगस्त या 23 मार्च वगैरह पे जो हम used to हैं वो होना बंद हो गई थी, लेकिन इस साल it's a different ball game altogether। There is वही वाली बात है, कोई ईद सी फीलिंग हो रही है अब्दुल्ला। Because you know there is a reason for it as well। हमने अपने बचपन में लेकिन इस तरह की सेलिब्रेशंस देखी हुई हैं। ये पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की पर्टिकुलरली सेलिब्रेशंस, या उसके बाद कुछ साल हमने ज़बरदस्त इस तरह तकरीबात देखी हैं, लेकिन अब जो हो रहा है उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। ये बेमिसाल है। की भी कुछ सेलिब्रेशन देखे ना भाई, पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर्स की ये विजुअल्स हैं जहां पर शोहदा की तस्वीर भी आवेजा हैं, जहां सब्ज रंग की झंडियां भी लगाई गई हैं, बरकी कुमकुमों से भी इमारत को सजाया गया है। पंजाब असेंबली और उसके इर्द गिर्द की इमारतें हैं। अच्छा, बुरे वाला देखिए, जहां जहां से हमें विजुअल्स आ रहे हैं ना, वी आर गोइंग टू बड़े शहर तो बड़े शहर शोकेस देम टू यू। तो बुरे वाला के और लोग देखें आप, जेहलम के मनाजिर देखें आप। जेहलम में भी अपनी नौयत के ज़बरदस्त किस्म के फंक्शंस हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, तकरीबात हो रही हैं। सो या एवरी सिटी, एवरी गांव, एवरी देहात, एवरी गली, एवरी नगर, जैसे कहते हैं ना, नगर चप्पा चप्पा नगर नगर, वही हो रहा है। और इसमें आप मॉल रोड मरी के भी विजुअल ज़रा देख लें, मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और साथ ये सेलिब्रेशंस भी, इट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा, 14 कल है, इंतज़ार नहीं किया, हम शुरू हुए हैं 2 हफ्तों से, और ये जो सारे आप रंग देख रहे हैं, ये सारी लाइटिंग्स आप देख रहे हैं,
ये सारी सजावट आप देख रहे हैं ये 2 हफ्ते से चल रही अच्छा, है। अब ये हमने दिल बहलाने वाली बातें कर ली, अब कुछ दिल दुखाने नहीं, वाली बातें, no, क्योंकि हमारा दिल दुखा हुआ है। कल पाकिस्तान को don't feel इबरतनाक जिसे कहते हैं ना शिकस्त हुई है इस मैच में। हम 202 रन से हारे हैं, 202। पूरी टीम मतलब 100, पूरी टीम 100 नहीं बना हम सकी। ओडीआई की बात कर रहे हैं, 50 ओवर्स आपको मौका मिल रहा है बनाने को, आप 100 भी ना बना सके टोटल। आप ओडीआई 100 की भी ना बना तारीखी सके। सबसे बड़ी डिफीट है। 34 साल बाद वेस्ट इंडीज हमसे सीरीज जीती है। What a shame for us. नो, इसमें पता है शेम के बहुत एलिमेंट्स हैं। There is nothing And much also to it this is very match. हमें heartbreaking. लिटरली समझ नहीं आ रही कि हम क्या बताएं आपको, क्या ना बताएं, क्योंकि कोई टॉस जीता, बैटिंग की दावत दी वेस्ट इंडीज को। 40 ओवर तक तो ऐसा लग रहा था कि मैच हमारे हाथ में है। उसके बाद जो धड़ाधड़ उन्होंने रन्स की भरमार की मेरा है, ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अब्दुल्ला प्लीज मुझे बताएं, जो आखिरी 10 ओवर थे उन्होंने 100 तो बेड़ा बनाया गर्क होगा। हो गया, उसमें 120 बने हाँ, apparently. exactly. So राशिद लतीफ है हमारे साथ साबिक कप्तान, and who else is with us? पहले तो राशिद भाई से राशिद भाई हैं बात अभी। कर लेते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हैं भट्टी जी, साहब भी अब्दुल हमारे माजिद भट्टी साथ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। हम जहां जश्न आज़ादी के रंग दिखा रहे थे, तैयारियां बता रहे थे, वहीं इस खबर ने बड़ा दिल दुखाया है। ज़रा अच्छा हो जाता, फेस्टिविटी हमारी बेहतर हो जाती अगर मैच भी और सीरीज भी हम जीत और जाते, राशिद भाई इसमें हम मगर ये ऐसा भी हो कह ना दें, सका। राशिद भाई देखें, कप्तान की प्लानिंग तो हमारे सामने ही नजर आ रही है, लेकिन सुबह से हमने अच्छी प्लानिंग की हुई है, कितना अच्छा माहौल बनाया हमने, और फिर हमने आपको दावत दी कि अब आप जरा अपना एनालिसिस तो दें हम कुशन दे रहे थे जरा कि ट्रिनिडेड में कल क्या हुआ, हाँ, What happened there? What happened? What What happened? went wrong? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपने सेलिब्रेशन दिखाई, कराची की दिखाई, इस्लामाबाद, बुरेवाला, जेल नंबर जगह, लेकिन कल जो बम ब्लास्ट हुए ना ट्रिनिडाड में, उसका जिक्र नहीं हुआ। वो मैं और माजिद भट्टी साहब करना चाहेंगे। Please. और बहुत जोरदार फायरिंग की है उनके बैट्समैन ने, स्पेशली शे होप ने अपनी 18वीं सेंचुरी बनाई। आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, इतना ज्यादा उसको भाव नहीं दिया जाता है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को दिया जाता है, लेकिन शे होप ब्रायन लारा और गेल के बाद तीसरा बड़ा प्लेयर है लास्ट 30 इयर्स के अंदर। True. और जिस तरह से वो जा रहे हैं और अपने मुल्क के लिए वो खेलते हुए नजर आते हैं। ठीक है, वो पीएसएल भी खेलते हैं, सारी फ्रेंचाइज भी खेलते हैं, लेकिन कमिटेड है अपने कंट्री के लिए। वेस्ट इंडियन बहुत कम है जो कमिटेड होते हैं अपनी कंट्री के लिए, लेकिन शे होप को अगर देखते हैं हमेशा नजर आया। एक टेस्ट मैच जिताया था लीड्स में, ईच इनिंग सेंचुरी की थी, तो लग रहा था कि इनके टेस्ट कैरियर भी अच्छा होगा, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं रहा। एनीवे मैच के ऊपर आते हैं, तो मिस मैच था कल, और मिस मैच का मतलब है कि बहुत ज्यादा रन कर लिए थे उन्होंने। हम कभी सोचते हैं कि बाबर की गलती है, रिजवान की, दोनों की गलती है, बैटिंग की गलती है, लेकिन हम लोग ज्यादातर बॉलिंग की वजह से हम लोग हार रहे हैं। शायद कप्तानी भी बहुत ज्यादा आड़े आ रही है। एक स्पिनर खिलाया, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली स्पिनर बरार ने 7 ओवर में कुछ रन दिए हुए थे, उनको हटाते हैं, फिर उसके बाद 2 ही ओवर करवाते हैं, फिर नवाज आ जाते हैं उनके ओवर आखिर में 50 बॉल पे 100 रन बन जाना, 250 प्लस रन इस पिच के ऊपर बहुत ज्यादा थे। कंसर्न है पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट। मैंने जब सीरीज शुरू हुई थी आप ही लोगों से गुफ्तगू कर रहा था कि वेस्ट इंडीज चाहेगी कि अपनी रैंकिंग बेहतर करे Of course. 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। 2-1 से जीत गए, पाकिस्तान अब 5वें नंबर पे आ गया है, और वेस्ट इंडीज थोड़े अरसे में 8वें नंबर पे आ जाएगा। और जो पेस उनकी चल रही है, ठीक है उनकी टीम का इश्यूज हैं। अच्छा, अब कप्तान का ये कहना है, कप्तान की गुफ्तगू भी हम सुबह से ही खबरों में भी देख रहे हैं कि 40 ओवर तक तो मैच हमारे हाथ में था। मैथ्स भी उनके मुताबिक और शायद मैच भी, क्योंकि 32 ओवरों में 114 रन थे हमारे, 41 ओवर में 180 रन थे हमारे। मतलब हमारे खिलाफ हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते थे, और उसके बाद स्ट्रैटेजी में क्या गलती हुई? और उनका ये कहना कि मेरे पास तो 5वां बॉलर नहीं था। अपना हमारे जो होते जो भी, प्लीज आवाज बढ़ा देना राशिद भाई की जी। कोई भी अगर ये बात करता है तो उसमें ये होता है कि वेस्ट इंडीज वो टीम है जो जिसके हाथ में विकेट्स हैं ना उनकी, तो वो छक्के चौकों के रेशियो बहुत ज्यादा है उनके लास्ट ओवर में, और टॉप पे कल दिखा रहे टीवी पे सबसे ज्यादा जो लास्ट 10 ओवर पे रन बनाती है वो वेस्ट इंडीज बनाती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, डॉट बॉल 161 डॉट बॉल खेली है वेस्ट तो अगर इंडीज ये ने। हिस्ट्री आपको पता है राशिद भाई, और सब तज्जियाकारों को पता है, तो ये हमारे कप्तान को भी पता ही होगी, हम एक्सपेक्ट करेंगे। नहीं होता क्या है कि आप जो बनाते हैं ना अपनी टीम की प्लानिंग करते हैं, दूसरी टीम की वीकनेस और उसकी क्योंकि अभी तो T20 में भी यही किया था ना और उन्होंने आखिरी हमारे में साथ। आके मतलब ऐसी उनकी स्टीम जो है वो बढ़ जाती है। हम
खेल जब रहे होते हैं तो हम साथ साथ देख नहीं रहे होते और हम कुछ सीख नहीं रहे होते। और फिर एंड में आके राशिद भाई और भट्टी साहब दोनों मैच के बाद ये कहता ना जी हमारे पास तो कोई पांचवा बॉलर नहीं था, तो ये टीम मेकअप भी तो आप ही ने की थी और ये नजर आ रहा था कि आपको। जी राशिद भाई, गलती इनकी अपनी है, एक शॉर्ट बॉलर से जाते हैं और एक कवर प्लेयर के साथ जाते हैं, तो 9 प्लेयर से हम लोग खेलते हैं। और जब मैच थोड़ा सा टेंस होता है या थोड़ी सी मार लगती है तो फिर आपके पार्ट टाइमर नहीं कर सकते। कल 4 ओवर शुरू में हुसैन तलत से करा दिए, उसने डीआरएस भी लिया है, हसन अली ने भी डीआरएस लिया, 2 मिलते हैं आपको, 2 तो आपने ऑप्शन अपने खत्म कर दिए थे। तो इसमें जैसे कोई भी जंग लड़ी जाती है, आप दूसरे की स्ट्रेंथ देखते हैं ना, अपनी थोड़ी देखते हैं। हम खुद वीक होके जा रहे हैं एक ऐसी टीम के पास जो होम पे खेल रही है और कुछ भी कर सकती है। नहीं तो क्या मसला था? भट्टी साहब के पास शायद खबर हो, भट्टी साहब के पास क्योंकि भट्टी साहब अब बॉलर्स को ना, ऑल्दो वो वही हैं, मतलब शाहीन को ना खिलाना, हारिस को ना खिलाना, ये प्लीज इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद फिर सारा मलबा जो है वो ऑलराउंडर जो बनाने की कोशिश हो रही है, जैसे साइम वगैरह को 10-10 ओवर करा देना। नहीं 10 नहीं किए, साइम के भी 2 रह गए थे। और दूसरी बात ये जो भी है है, द पॉइंट इज जिनसे आप आगे बैटिंग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उनसे इतने ओवर्स क्यों करा रहे हैं? यू शुड ब्रिंग योर बॉलर्स इन। तो ये क्या थॉट प्रोसेस था भट्टी साहब? अच्छा, एक तो इनको ना खिलाना और उसके बाद ये कहना कि मेरे पास बॉलर शॉट है। एग्जैक्टली जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला और हुमा। देखें, सुबह सुबह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड था नहीं, लेकिन जिस तरह की प्लानिंग माइक हैसन कर रहे हैं, पता नहीं उसमें कितना शरीक है मोहम्मद रिजवान। क्योंकि माइक हैसन का अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था, वो तो कह रहे थे कि हमारे पास प्लान बी था नहीं और हमारा प्लान बी चल ही नहीं सका इस मैच में। देखें, इतनी बुरी प्लानिंग थी। एक तो आपने 4 रेगुलर बॉलरों के साथ गए, फिर जो आपके सबसे कामयाब बॉलर थे कल के मैच में अबरार अहमद, उसका 1 ओवर ही हमने नहीं करवाया, उसको हमने 9 ओवर कराए। तो मतलब ऐसा लगा कि कप्तान जो थे वो ग्राउंड में सो गए। और ये तवातुर के साथ हो रहा है ये चले हम वेस्ट इंडीज से हार गए। अभी हम लास्ट ईयर अगर हम देखें, हमने ऑस्ट्रेलिया को वनडे में हराया, हमने साउथ अफ्रीका को हिस्ट्री में पहली बार 3-0 व्हाइट वॉश किया वनडे में। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें तो पाकिस्तान लास्ट ईयर होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार गया। अभी थोड़े दिन पहले हम बांग्लादेश से T20 सीरीज हार गए। देखें, पाकिस्तान जितनी बुरी क्रिकेट खेल रहा है, हम जिस तरह मुसलसल नीचे जा रहे हैं, मार्च 2027 वो डेडलाइन है, जिसके बाद जो 2027 का वर्ल्ड कप है उसके लिए 8 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी। खुदा न खास्ता अगर यही पेस हमारी हारने की रही इस वनडे फॉर्मेट में, तो ऐसा ना हो कि हमें भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ जाए, क्योंकि हम 9वें नंबर की टीम से हारते रहे। अब वो 9वें नंबर की टीम 8वें नंबर की टीम, बल्कि 10वें नंबर की टीम थी पहले मैच से पहले, फिर 9वें नंबर पे आई और अब 8वें पे आ गई और हम नीचे चले गए। अच्छा, हम नीचे जा रहे हैं। तो अगर हम टॉप 8 में हमने फिनिश नहीं किया मार्च 2027 तक, तो मेरा ख्याल में आई ओपनर है। अब आंखें खुल तो गई होंगी, लेकिन कल मैं रात को एक शादी में था, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं नदीम खान, उनकी बेटी की। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स थे, बहुत सारे आम लोग भी थे, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स भी थे, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। साहब, हम जो है ना, हम अभी बॉलर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हमने जो बॉलर चल रहे थे, हमने उनसे ओवर पूरे नहीं कराए, चाहे वो साइम हो, चाहे वो अब्रार हो और दीगर लोग हों, फिर हमें रन पड़ते गए। लेकिन वनडे में, मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट में 295 पहाड़ जैसा टोटल नहीं है कोई, मतलब जो लगता है कि ना वो हो सके। होने के बाद हमारे प्लेयर्स तो ठप बैठ गए। और ऑनेस्टली जिस तरह 4 शुरू के 0 पे आउट हुए हैं, मतलब वो जो स्कोर कार्ड है ना, वो जो आता है वेबसाइट पे, इट इज सो एम्बैरेसिंग स्कोर कार्ड है। लगता था कि हमने ऑलरेडी गिव अप कर दिया। अगर आप मैच के बाद मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू सुने, जी, और मैच से पहले भी कह रहे थे कि इसी मैच पर, इसी पिच के ऊपर पिछले 2 मैचेस भी हो चुके हैं और ये 6ठी इनिंग्स इस पिच के ऊपर थी। तो टॉस जीतकर पाकिस्तान को फिर पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, यहां भी पाकिस्तान ट्रिक मिस कर गया। तो मेरे ख्याल में पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहे हैं।
ये भट्टी क्रिकेट, साहब ये जब टॉस बैन तो जीते हैं तो पाकिस्तान, तब हमारे कप्तान की जो स्टेटमेंट थी बेसिकली उनका इन नटशेल कहना ये था कि जो बेहतर खेलेगा वही जीतेगा। मतलब आप वर्ड्स ही कुछ बेहतर यूज कर लेते हैं, आप थोड़ी अगले टीम को थोड़ा सा जो खौफ दिलाते हैं कि वी आर हियर। बस वर्ड्स पे तो क्या ही नहीं, ये वर्ड्स मैटर अ लॉट, वर्ड्स शो योर एटीट्यूड। हमारी ये गुफ्तगू करने के अंदाज या फिर इनकी ट्रेनिंग या कम्युनिकेशन स्किल, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब ये तो है ही नहीं ना सिरे से। सो हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। राशिद भाई, कप्तानी की गलतियां वाज़े नज़र आ रही हैं। आप कहते हैं कि जी रिजवान के तो खुद हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन जो वो कर सकते थे ग्राउंड में वो भी डिसीजन नहीं ले पाते। ये क्या माउफ हो जाते हैं, सोच नहीं पाते, पैनिक कर जाते हैं और फिर 295 ठीक है जी बना लिया, उसके बाद जो हमारी बैटिंग लड़खड़ाई है माशाल्लाह लमलेट ही हो गई। और साथ इसके ये भी ऐड कर दें कि बाबर आजम पिछले 3-4 मैचेस से एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। व्हाई डजंट ही लर्न? देखिए, पहले कप्तानी की बात कर रहे थे, तो कप्तानी उस वक्त लेनी चाहिए जब आपके पास थोड़ी पावर हो और उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वो ये कर नहीं पाते जितने भी कैप्टन आए हैं। दूसरा, सिंस अक्टूबर 2024 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब मिला है इनको, उसके बाद से कल के मैच तक 21 ओडीआई हम खेले हैं। 21 में से 30 हमने प्लेयर ट्राई किए हैं। 30 प्लेयर हमने 21 मैचेस में ट्राई किए हैं, जिसमें 4 हेड कोचेज हैं, 3 कैप्टन हैं। तो फिर आपके किसकी टीम अच्छी थी, किसकी बुरी थी? तो हम लगाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में हम अच्छा खेले, वहां पे हमें मुश्किल थी। वजूहात क्या थी? वहां पे हमारे पास बैकअप बॉलर भी थे। नंबर 1 आपके पास शाहीन आफरीदी मौजूद था, नंबर 2 आपके पास हारिस मौजूद था, नंबर 3 नसीम शाह इन फॉर्म था, नंबर 4 बैकअप आपके पास मोहम्मद हसनैन था, नंबर 5 अबरार था, नंबर 6 सुफियान मुकीम था। तो इनको भी डिवाइड क्यों किया अगले मैचेस के अंदर? बॉलिंग आपकी हमेशा खेलनी चाहिए, पूरी बॉलिंग खेलनी चाहिए। अगर अच्छा कर रही है 2 मैचेस के बाद अगर आप किसी को बिठा देते हैं तो 30 प्लेयर जो होंगे, जिसमें 15 बैट्समैन है, 15 बॉलर हैं, तो ये एक नजर आता है। लास्ट 6-8 मंथ में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा चेंजेस की। हारे भले एक टीम से हारते रहे, हार तो अब हर टीम से रहे, तो कप्तानी का भी बहुत ज्यादा मसला नजर आ रहा है। एक कप्तान नहीं, मुझे जो भी कप्तान आता है उसकी स्ट्रेटेजी प्लानिंग सही नहीं लगती। और इस दफा कोच की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर माइक हसन की बात करते हैं, गैरी कर्स्टन और जैसन की बात करते हैं, आकिब जावेद की, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जो लग रहा है, जो गलती हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वो इनको अथॉरिटी दे के, क्योंकि पिछलों को अथॉरिटी नहीं दी थी आपने, इनको अथॉरिटी दी। कप्तान और सिलेक्शन कमेटी से भी अथॉरिटी सारी इनके पास है, तो जिसकी वजह से हमें परेशानियां हो रही हैं। ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सेटल करनी चाहिए। Okay, we could really go on about this, हम but बहुत we- बातें कर सकते हैं हाँ, और लेकिन हम हमारे अलग पास- से कभी बाबर आजम की परफॉर्मेंस और रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे। And लेकिन जाहिर है- honestly, बहुत सी बातें हो गई। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। Thank you, और भट्टी राशिद साहब। भाई, Thank you, राशिद भाई। That is all the time we आज have. हम थोड़ा सा कुछ सेलिब्रेट चाह रहे हैं ना, वो दिन है, लेकिन बीच में क्रिकेट आ गई और फिर हमारे हम इमोशनल तो ऑब्वियसली हैं, बट वी नीड टू रिविजिट एवरीथिंग। एंड आई एम सॉरी, बातें शातें क्या उन्होंने पहले का बाद में का सब कुछ छोड़ दें। अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो ना, देन नथिंग रियली मैटर्स। हमारी And पता है क्या है? परफॉर्मेंस इज nil. It's as if they are not even there. ये शायद किसी को बुरा भी लगता हो, लेकिन अंग्रेजी में कहें तो जरा ऐसा इतनी चोट नहीं लगती कि बड़ी एम्बैरेसिंग थी। एम्बैरेसिंग का मतलब होता है उर्दू में शर्मनाक। सो एक्चुअली ये जो डिफीट थी ना, इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। बिकॉज एक होता है आप खेल के हारे, एक आपको नजर आ रहा हो कि दे आर नॉट पुटिंग इन एनीथिंग, कि गिव अप किया हुआ ऑलरेडी। और ये आई एम सॉरी बट ये नजर आ रहा था कि अच्छा ठीक है ना, डोंट रब इट इन, पता है हमें। खुशियों की बातों पे चलें। अच्छा जी, चलें जी। पाकिस्तान ये स्टॉक दिन नहीं हो मार्केट रहा। में जिस तरह तेजी के दिन चल रहे हैं, 1,50,000 पॉइंट्स बस आजकल की बात लग रही है। कल कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी कारोबार का आगाज तेजी से हुआ। 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,47,976 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। बाद में कुछ कमी आई, मगर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बता रहा है कि 1.5 लाख पॉइंट्स के संगे मील ज्यादा दूर नहीं है। और अमेरिका से मुमकिन तजारती मुआहिदा जल्द होने की खबरें भी कारोबारी माहौल पर अच्छे असरात मुरतब कर रही डेफिनेटली हैं। वेरी पॉजिटिव इसका इफेक्ट नजर आ रहा है। स्टॉक मार्केट तो बुलंद तरीन सतह को छू रही है। साथ ही कारोबारी इदारों का हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसीज़ पर एतमाद भी 4 साल की बुलंद तरीन सतह को छू गया है। और गैलप पाकिस्तान के ताज़ा सर्वे में बताया गया है कि 46% कारोबारी इदारों ने तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार किया है। आए ज़रा इसी पे बात भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शंकर तिलरेजा साहब, मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर बताइएगा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी दिनों से, बल्कि नए माली साल के पहले दिन से ही मुस्बत ट्रेंड ही देखा जा रहा है। क्या इसे
हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद समझें या और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हमें नज़र आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक नंबर बताऊं, जो फिस्कल अकाउंट होगा पाकिस्तान का फिस्कल ईयर 26 का, दैट वुड बी 21 ईयर लो। अगर हम पाकिस्तान अचीव कर लेता है लेस देन 4% फिस्कल डेफिसिट, तो देखें ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जो हमने टैक्स टू जीडीपी का ओवरऑल रेशो देखा है, वो भी 160 टू 180 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है। तो आई थिंक ये ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिला है। एंड अगेन, जो गवर्नमेंट की ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारे अब यूएस के साथ रिलेशनशिप्स हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस के पाकिस्तान के जो ऑफशोर ऑयल के रिजर्व्स हैं, वहाँ पे उस सेक्टर की साइड पे कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है, और माइनिंग की साइड पे भी देयर आर एक्सपेक्टेशंस के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो आई थिंक ओवरऑल हमारे जो ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी के हालात हैं वो भी काफ़ी बेहतर हो गए। तो ये पूरी ऑप्टिमिज्म हम मार्केट में। अब ये भी बात हो रही है और इसका आप हमें अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि एक राय ये भी है कि कारोबार बढ़ना ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉलर टर्म्स में हमारा हुजम जो है वो 4-5 साल के मुकाबले में कम हुआ है। इसलिए असल फ़ायदा तभी होगा जब हमारी करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं बिल्कुल आप इस चीज़ से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन देखें पाकिस्तान के डायनामिक्स ऐसे हैं। हम डॉलर टर्म्स में अगर किसी भी चीज़ को देखेंगे तो पिछले 2-3 साल में जो करेंसी डीवैल्यूएशन हुई थी 180 से या 105, अगर मैं आपको बेस बताऊं तो 180 से जो 280 की जर्नी थी वो बहुत जल्दी हमने तय कर ली थी इन द एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। तो उस वजह से हमारी मार्केट कैप वैसे ही आप समझ लें कि 40-45% डिस्काउंट पे चली गई ना। तो करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है कि ओवरऑल हमने पीक जो मार्केट कैप देखा था दैट वाज $100 बिलियन, $102 बिलियन तक की हमने मार्केट कैप देखी थी। आज वो कोई 65-68 के अराउंड है। तो अभी भी काफ़ी जगह फ्रॉम द डॉलर पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मैं आपको बताऊं तो रुपी टर्म्स में हम अभी ऑल टाइम हाई लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉट इट। बहुत शुक्रिया शंकर तलरेजा, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ बात कर रहे थे। तो ओवरऑल गुड न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एज वेल। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं अभी। अच्छा, अब हमारा प्रॉब्लम ये है कराची में कि यहाँ बढ़ते हुए हैवी ट्रैफिक हादसात शहर के अमन व अमान के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं और बन उसके रहे हैं बाद बड़े ऐसा लगता है अरसे कि से। फसा मतलब अजीब फसाद किसी फजा, क्योंकि अभी तो रिसेंटली जाती आपने है देखा ही है कि हादसात को सियासी रंग देने के बजाय कानूनी और टेक्निकल बुनियादों पर देखना पड़ेगा डेफिनेटली। जैसे इंकशाफ हुआ है कि राशिद मिनाज रोड पर बहन भाई को कुचलने वाले डंपर के जो ड्राइवर था उसका 8 साल से उसके पास लाइसेंस नहीं था, एक्सपायर्ड था, और जो लाइसेंस था वो भी छोटी गाड़ी का लाइसेंस था, कोई हैवी व्हीकल का लाइसेंस ही नहीं था। हाँ, जाहिर है उसका अलग लाइसेंस। अब आप अंदाजा करें 8 साल से वो सड़कों पे डंपर चला रहा है। फिर ये आपको पता है ये डंपर जलाए, ये भी गलत है। ये सर्टनली कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ जिन्होंने डंपर जलाए, दीगर डंपर जलाए, लेकिन जो डंपर वाले हैं फिर बगैर लाइसेंस के अपने ड्राइवरों को बिठाते हैं, एहतजाज भी करते हैं, फिर सड़कें भी ब्लॉक करते हैं। मतलब दोनों तरफ से चीजें जो हैं ये दे नीड टू बी टैकल्ड। कि पहले तो वो जो क्रैकडाउन डंपर्स पे हो रहा था, ड्राइवर्स पे हो रहा था, उसको तो कंप्लीट करें। ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, दिस इज़ वेरी ट्रैजिक। जाहिर है उस खानदान के साथ जो हुआ उसका तो कोई खमियाजा, मतलब उसका कोई नेबुल बदल नहीं हो सकता। उसका खमियाजा किसी को भुगतना चाहिए, हम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? और ये पहला वाक़या नहीं है। कोई आपको बढ़ता हुआ क्रैकडाउन नज़र आया हैवी ट्रैफिक वालों के खिलाफ? क्या उनके लाइसेंसेस चेक हो रहे हैं? क्या उनके ट्रैकर लगाने की जो बात हो रही थी उस पर अमल दरामद शुरू हो गया, या अभी तक सिर्फ ऐलानात की हद तक ही महदूद हैं ये इक़दामात? देखिए अब्दुल्ला, ये तकरीबन जैसा कि जो ही ये वाक़या हुआ था इतवार की सुबह, और उसके बाद में ड्राइवर को गिरफ़्तार कर लिया गया, नए इंकशाफात भी सामने आए। उसके बाद में जो ही रद्द-ए-अमल जो
डंपर ड्राइवर्स की एसोसिएशन की जानिब से और जो एक सेपरेट, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों ने राशिद मिन्हाज रोड पे धरना दिया था उन्होंने मेन एसोसिएशन को ओन नहीं किया था। उनका कहना था उनका एसोसिएशन ताल्लुक नहीं है, ये उनका एक डिफरेंट ग्रुप है जिनके डंपर्स जलाए गए हैं और जो 7 डंपरों को नजर आतिश किया गया था। उसके बाद में जैसा कि ये पता लगा कि 2 मुकदमा दर्ज हुए, एक थाना फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया में, दूसरा यूसुफ प्लाजा में। इसके ऊपर आला अफसरान की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी की जानिब से इब्तदाई तौर पर तकरीबन 14 अफराद को हिरासत में लिया गया था जो कि गिरदोर वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद में उनकी तहकीकात की जा रही है। जो हुआ वो गलत हुआ क्योंकि जिन डंपर्स की तरफ से एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था उनको नज़र आतिश किया गया, लेकिन इन सारे मामलात में जो मेन वो जो एक्सीडेंट जिसमें 2 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं उसके ऊपर से कहीं बहुत ज़्यादा हमें फोकस नज़र नहीं आता। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो तो बेशक अपना काम कर रहे हैं और उसको उन्होंने नोटिस भी किया हुआ, लेकिन जो ही इतना बड़ा एक जो सड़कें ब्लॉक कर दी गई और ये मुख्तलिफ जो रद्द अमल सामने आया उसके बाद में देखने में ये आ रहा है कि एक और कार्रवाई का आगाज़ हो गया जिसके अंदर जिन लोगों ने नजर आतिश किया था उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कि होना भी चाहिए। कल वज़ीर आला का भी जैसे कि जी वज़ीर आला का भी ये कहना था कि वो भी गलत हुआ और उस पर भी पूरी गिरफ्तारियां इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू द ये डंपर ड्राइवर जो था जिसके पास 8 साल से लाइसेंस भी नहीं था, वो कौन था? उसको पकड़ा है क्या? वो पकड़ तो लिया है, लेकिन क्या वो डंपर का मालिक भी था? हाँ, वो मालिक है उसका या फिर वो बस ड्राइवर है? क्योंकि उस अगर कंपनी ने एम्प्लॉय किया हुआ, अगर मालिक नहीं है तो फिर मालिक के खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, कि उसने बगैर लाइसेंस के किसी को डंपर हाथ में दिया हुआ है चलाने के। That's right. देखिए, पहली बात तो ये कि वो खुद डंपर का मालिक नहीं था, उसको गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी मौके से अमल में लाई गई थी। इन्वेस्टिगेशन अब आगे हुई है क्योंकि देखें 3 दिन पुराना वक़ुआ है और अब इसकी अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। उन लोगों को जो मेरी पुलिस हुकाम से बात हुई थी तो जिसने उसको इस छोटे लाइसेंस के ऊपर HTV, इसके ऊपर यूजुअली HTV लाइसेंस मिलता है और जिसने उसको इस छोटे लाइसेंस के ऊपर इतनी बड़ी गाड़ी चलाने की इजाज़त दी, तो पुलिस हुकाम का कहना है कि उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जो चलान होगा उसके अंदर भी उसका जिक्र होगा कि इसने जो ये जो लायक नहीं है बड़ी गाड़ी चलाने के, उसको ये कैसे दिया। मैं साथ साथ ये ऐड करता चलूं, सॉरी शायद हम ये बात मिस कर गए, क्या मालिक को 167 जी क्या मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है या नहीं, और उसके पे भी कोई कार्रवाई हो रही है? हाल मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस उपकर के इन्वेस्टिगेटर्स जो मेरी बात हुई थी उनका कहना था उसको शामिल तफ्तीश किया जाएगा कि उसकी नॉलेज में था कि या उसने इस तरीके से जो मुजरिमाना गफलत उसने की है तो उसकी बुनियाद पर उसको भी अंदेशा जाहिर किया गया है कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिए एक बगैर डॉक्यूमेंट के आदमी को गाड़ी चलाने को देने की बुनियाद पर उसको भी मुमकिन तौर पे गिरफ्तार किया जा सकता है। अब तक वैसे ये हो जाना चाहिए। तो जिशान, बहुत बहुत शुक्रिया, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन मालिक को भी उठाना चाहिए, भी पूछताछ होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। भाई उसकी नॉलेज में क्यों नहीं था कि उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उस पे लाइसेंस ही नहीं है, उसका लाइसेंस नहीं है, किसी को डंपर दिया हुआ चलाने के लिए, उसका 8 साल से लाइसेंस नहीं है और 8 साल पहले जो उसका लाइसेंस था वो भी हैवी व्हीकल का नहीं था, वो लाइट व्हीकल का था। और उस फैमिली का कोई मदावा किया है, कोई कॉम्पनसेशन दी है? तो ये सारे सवाल बनते हैं। और क्यों पुलिस अभी तक इंतजार में है कि उस ओनर को भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाया जाएगा? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? और इस दौरान कोरंगी क्रॉसिंग पे कल एक और डंपर हादसा हुआ है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं साथ साथ। अ लॉट नीड्स टू बी डन। वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर योर मैसेजेस। अच्छा है, मुझे अच्छा लगा हमें देख के कि आपकी तैयारियां भी हैं। अपने बच्चों की तस्वीरें जो है वो जियो को तो भेज ही रहे हैं, हमें भी भेज साथ साथ, सो उसके लिए वी आर रियली हैविंग फन सीइंग। और एक्चुअली हमारे पास भी बड़ी तस्वीरें, जैसे कि आपने आज सुबह अपने बच्चों की माशाल्लाह आज स्कूल में बड़ी तैयारियां हैं, सेलिब्रेशन है ना, तो उसकी सभी ने वालिदैन ने अपनी तैयारी अलग करके भिजवाया है बच्चों को। अच्छा जी, चलें, ये तो खैर बात होगी। कुछ और अहम बातें हैं जो हमने करनी है, हमारे गेस्ट भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ सिफारती मैदान में आलमी सतह पर एक और बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका ने कलअदम BLA के बाद कलअदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फील्ड मार्शल की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत का दहशतगर्द चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हुआ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि इन तंजीमों को दहशतगर्द करार देने का
फैसला दहशत गर्दी के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया के अज़म का इजहार है। अमरीकी हुकूमत का ये ऐलान भारत के लिए बड़ा धचका है, जो इन तंजीमों को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज के तौर पर इस्तेमाल करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान की कोशिश होगी कि अमेरिका के बाद इन तंजीमों को अब अक़वाम मुत्तहिदा से भी दहशतगर्द करार दिलवाया जाए। कोशिश ये है कि जहाँ मुख्तलिफ ममालिक तो ज़रूर डिक्लेयर कर सकते हैं इन तंजीमों को कि ये दहशत गर्दी की तंजीमें हैं और उसका पाबंदियाँ ख़ास तौर पे जब इतना बड़ा ममालिक जैसे अमेरिका जैसे मुल्क करता है तो उसका फ़ायदा है। लेकिन हमारा मज़ीद कोशिश ये इंशाअल्लाह ताला होना चाहिए कि इन तंजीमों को कि हम यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये दहशत गर्दी की तंजीमें हैं, ताकि जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है जो ख़ास तौर पे भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और उनके सहूलतकार जो मौजूद है उनको टैकल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसी पे बात भी करेंगे। शहरी रहमान साहिबा साबिक सफ़ीर बराए अमेरिका हमारे साथ हैं। शहरी साहिबा, क्या हाल है आपका? शहरी साहिबा, ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए कि अमेरिका ने ये 2-3 जो ग्रुप्स हैं इनको दहशतगर्द करार दिया। नॉट जस्ट दैट, इसका असर क्या पड़ेगा? बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत ये अहम पेशरफ्त है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान ने इनके लिए इन ग्रुप्स के हवाले से ये लिस्टिंग की दरख्वास्त की है। तो BLA मजीद ब्रिगेड इस वक्त मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स में मुलविस रहा है, और आपने देखा इनकी तो इनिशियल डेजिग्नेशन यानी कि बैनिंग जो थी इनकी कोई जुलाई 18 में शुरू हो गई थी, मतलब हमने तो खुद कर ली थी, लेकिन अब मजीद ब्रिगेड को एलियस में डाल देना इस बात का इतराफ है। देखिए कि ये अब एक इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीमें करार दे चुकी हैं। नंबर 1 ये अहमियत का मुतहम्मिल है, और ये भारत का भी इसमें सबको पता है एक हाथ है, एक फुटप्रिंट है, बगैर उसका नाम दिए, जो मौजू भी नहीं होता इस तरह की पेशरफ्त में। ये बेनकाब तो कर रहा है भारत का किरदार दहशतगर्दी में, रीजन में, और ख़ासतौर से पाकिस्तान में जिस तरह ताने बाने मुस्तकिल मिलते रहते हैं, इंक्लूडिंग बहुत पहले कुलभूषण यादव, आपको पता है, और बहुत से शवाहिद यूनाइटेड नेशंस में पेश हो चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से। और एक मैं आपको आपके तवस्सुत से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कल जो काउंटर टेररिज्म डायलॉग ख़त्म हुआ है, यानी कि चल रहा था दोनों ममालिक के दरमियान, वो भी बहुत अहमियत का मुतहम्मिल है, क्योंकि उसके जॉइंट एलामिये में भी पहली दफ़ा BLA का नाम लिया गया है इस ज़िम्रे में कि यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान के साथ उसके खिलाफ भी काम करेगा। बहुत सारे इस तरह के एलामिये पहले आ चुके हैं, लेकिन BLA को इंक्लूड नहीं किया है एज अ टेरर आउटफिट, जो जिसके खिलाफ सब तंजीमें यानी सारे ममालिक जो भी हैं, इसमें तो अमेरिका और पाकिस्तान हैं, कोऑपरेट करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा इतराफ है। मैंने इसको अभी ट्विटर पे भी डाला है, यानी X पे डाला है। तो ये हमें देखना चाहिए, और ये बात भी इससे वाज़ेह होती है, देखें कि उन्होंने जिस तरह एलामिया निकाला है उसमें ज़ाहिर है BLA वगैरह सब का मेंशन है, खुरासान, ISIS खुरासान, पाकिस्तान का किरदार उन्होंने बार बार सराहा है एज अ पार्टनर काउंटरिंग जाफर एक्सप्रेस का भी जिक्र है। जी, जाफर एक्सप्रेस को कंडोलेंसेस की हैं, खुशदार की भी। तो उन्होंने जहाँ ये लिखा है कि पाकिस्तान का किरदार बहुत मौजू और ज़रूरी है, यानी वो प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन है, नंबर 1। और वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, इसका मतलब बैक हैंडेड तरीके से, कि वो नहीं तस्लीम करते भारत का ये जो पूरा बयानिया चल रहा है मई से कि ये पाकिस्तान पहलगाम अटैक में मुलव्विस था। उन्होंने खुद नहीं कहा, लेकिन ये मेरी तशरीह तो यही है। जी, एक और सिफारती कामयाबी भी पाकिस्तान की कह सकते हैं हम, सर्टनली। अच्छा, एक तो ये बताइएगा, इससे फिर हमारे दाखिली मामलात पे क्या असर पड़ेगा?
टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए, उसको मज़ीद रोकने के लिए, पर्टिकुलरली इन तंजीमों के लिए जहां भारत के फुटप्रिंट्स भी हैं, क्या हमें मदद मिलती है इस तरह के इक़दामात से और हम बेहतर तरीके से दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इक़दामात उठा सकते हैं? जी, दो सतह पर आपको मदद इमदाद जरूर मिलती है। आपके पास कोऑपरेशन की विंडोज खुल जाती हैं, यानी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जो आपकी दरखास्तें हैं वो जी रस्मी और गैर रस्मी तौर पर भी खुल जाती हैं। और दूसरा आपका जो एक किरदार है, और ये हमारे लिए बहुत अहमियत का मुतहम्मिल है जी, कि FATF जैसी आलमी इदारों में जहां भारत बहुत मुतहर्रिक है लिस्टिंग्स के हवाले से कि पाकिस्तान की वाइट किसी तरह वापस चेंज कर दी जाए, वहाँ ये ज़ाहिर है रोकथामी करते। और मैं एक ज़ाहिर है मुल्क में तो आपका फ़र्क पड़ेगा, आपको अपनी पेशरफ्त भी करनी है, लेकिन आपके लिए ज़रूर दरवाजे खुलते हैं। तीसरी बात ये होनी चाहिए कि जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा कि अब पाकिस्तान इस वक्त वहाँ एंटी टेररिज्म, काउंटरिंग टेररिज्म के उसमें भी बैठा है यूनाइटेड नेशंस में वाइस चेयर में, और दूसरी जो काउंसिल है, कमेटी है, वो तालिबान सैंक्शंस वाली है। इन दोनों में इस्तेमाल करें, अपना किरदार यूज़ करें और आगे बढ़ाएं इस बात को कि इस लेवल पे भी हर जगह सैंक्शंस इन पर लगें और लिस्टिंग तो ज़रूर हो। और फिर आपका बहुत ये जो सारा आपकी पोजीशन है, आपका मौक़िफ़ भी है, और आपकी जो जितनी भी शवाहिद आप पेश करते रहे, वो अब उसके सम्राट पाकिस्तान को रेपुटेशनली और फाइनेंशियली और हर आलमी इदारे में क्लियरेंस के लिए एक खुशाइन बात होगी जी। अच्छा शहरी साहिबा, ये भी बताइएगा कि ये तो चलें ग्रुप्स का जिक्र हो गया, देयर आर सम अदर ग्रुप्स एज वेल, और ज़्यादातर हमने देखा है ये ग्रुप्स जो हैं वो अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर इन अफगानिस्तान। अब ऑब्वियसली ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं, हम तो बड़े अरसे से कोशिश कर ही रहे हैं पाकिस्तान कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए। फैसला भी हुआ है। बिल्कुल, अब फैसला भी एक हो गया है, अमेरिका की तरफ से भी बड़ी इंडोर्समेंट आ रही है। जो हम कहते रहे हैं कि ये ग्रुप्स टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उनको भी अब उन्होंने बैन लगा दिया है। तो उस तरफ भी देखा जाएगा जो कंडक्ट किए जाते हैं अफगानिस्तान से? जी, ये तो एक हमारी पुरानी आस्क रही है जी, ये पुरानी गुजारिश भी रही है और डिमांड भी रही है, ख़ासतौर से बाहमी ताल्लुकात के हवाले से भी अफगानिस्तान, क्योंकि हमारे उनके साथ दरवाजे आप खुले ना रखें या ट्रेड वाले खुले रखें ना रखें, वहाँ से आनियाँ जानियाँ तो चल रही होती हैं। लोगों की जो ट्रैफिक फुटप्रिंट वो बहुत मुश्किल होता है कम करना जी। तो एक उस पूरे हवाले से जाहिर है उसमें बहुत बेकसूर शहरी भी होते हैं जिनको बेज़रर अपना ट्रेड करना होता है या अपनी फैमिली से मिलना होता है, लेकिन 1% उसमें अगर 1% भी है उसमें जो दहशतगर्दी जो शरीयत की आड़ में दहशतगर्द मकासद लेके हमारे मुल्क में आ रहा है, जो सो वो हो रहा है, हमें ज़रूर इसमें एक्शन लेना होगा। और पेशरफ्त इस तरह भी हो सकती है कि तालिबान सैंक्शंस कमेटी पर आप हैं यूनाइटेड नेशंस में, जिस पर हिंदुस्तान ने तो बड़े टेलीविजन शोज चलाए कि ये मुल्क कैसे हो सकता है, देखिए अब ये दहशत तालिबान सैंक्शंस कमेटी पे है। तो इन कमेटीज को डिप्लोमेटिकली मैं समझती हूँ हमारा अमला वहाँ बहुत इन चीज़ों पर काफ़ी मुतहरिक ही रहते हैं, UN अमले जो हमारे होते हैं, तो वो भी इसको अपनी पूरी सलाहियतें और अपने रिसोर्सेज इस वक्त बरूए कार ला के इधर भी वो फ्रंट को इस्तेमाल करें कि पाकिस्तान में जो TTP का मुस्तकिल एक इनग्रेस रहता है, अटैक्स रहते हैं, और वो हमारे मुल्क के अंदर आके पहुंच के घुल मिल के भी एक कल्चर बदलने की कोशिश करते हैं। आप सबको कोई ढकी छुपी बात नहीं है जी। खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर और बेशतर आप देखते हैं, और फिर ऑपरेशंस बलूचिस्तान में भी, दोनों बॉर्डर सूबों में उनकी एक्शन उनका रहता है, खुफिया भी, कोवर्ट भी और ओवर्ट भी। और उनको आप रोज आए दिन सुनते हैं कि हमारे इतने दहशतगर्द मारे गए या हमारे इतने शोधा ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हुए। ये एक ऑन गोइंग ग्राउंड वॉर चल रही है जी। न्यूज में अब इंटरनेशनली नहीं आती, लेकिन एक ग्राउंड वॉर तो चल रही है इन बॉर्डर प्रोविंसेस में। जी बिल्कुल, और शहादतें भी हो रही हैं, और हम ज़ाहिर है उनको
उनको हम वासिल जहन्नुम भी करते हैं। कल भी एक बड़ी कार्रवाई की गई थी दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, तो वो ऑपरेशंस भी साथ साथ चल रहे हैं और हमारी पाक अफवाज की तरफ से कुर्बानियाँ देने का सिलसिला भी चल रहा है फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर दिस कंट्री, फॉर दिस मदरलैंड। बहुत शुक्रिया आपका शरी साहब फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। अच्छा, हम इस पे बात कर लें मजीद। आमिर राना साहब माहिर हैं दिफाई उमूर के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर राना साहब, BLA और मजीद ब्रिगेड को अमरीका की जानिब से अब दहशतगर्द करार देना, पाकिस्तान के किरदार की तायीद करना, तारीफ करना, पर्टिकुलरली इन दो तंजीमों को दहशतगर्द करार देना कितना अहम है? क्या असरात होंगे इसके? जी देखिए, ये एक पाकिस्तान की एक समझिए कि स्ट्रेटेजिक और सियासी एक फतह तो है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इसका एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई है जब से इंडिया और पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ हुआ मई के अंदर। उसकी कोई भी वजूहात हो, लेकिन पहले हमने फेटफ के अंदर देखा पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिला और पहली मरतबा अमेरिका पाकिस्तान के साथ था और बड़ा स्मूथली जो फेटफ की लास्ट जो प्लेनरी मीटिंग गई। और अब ये मजीद ब्रिगेड BLA तो आपके इल्म में है कि बहुत पहले से ही अमेरिका ने उसको दहशतगर्द गिरोह करार दिया था, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी कामयाबी है। हाँ, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि इसका ये क्या इम्पैक्ट क्या होता है ऐसी पाबंदियों का, इसमें वो डायस्पोरा के लोग जो ख़ास तौर पे जो मदद करते हैं कालादम तंजीमों की, उनके ऊपर कुछ बंदिशें आ जाती हैं और वो उस तरीके से स्मूथ इनकी फाइनेंशियल जो है सपोर्ट नहीं हो सकती। दूसरी जाहिर है कि इसकी डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस है और सियासी सिग्निफिकेंस है और दबाव बढ़ता है ऐसी तंजीमों के ऊपर। ये भी बताइए, ऑब्वियसली बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका के इकदाम से फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इन ग्रुप्स को असल डैमेज तब होगा जब अक़वाम मुत्तहिदा इन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर करेगा। आप इत्तफाक करेंगे और ऐसा है क्यों? देखिए, ये अगर हो जाए तो ज़बरदस्त होगा, लेकिन हमें पता है UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस जो हैं वो अलकायदा से मुतल्लिक है। अब BLA का ताल्लुक तो साबित नहीं कर सकते या मजीद ब्रिगेड का उसके साथ, तब तक तो ये नहीं होगा। और कभी अभी तक UN सिक्योरिटी काउंसिल में किसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के लिए कोई भी इस किस्म की मूव नहीं हुई, ना चार्टर हुआ, बावजूद के बहुत सारे ममालिक इसकी कोशिश करते रहे, तो उसका इम्कान तो बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पे हो जाए तो जाहिर है कि उसकी एक बहुत ग्लोबल सिग्निफिकेंस होती है। पाकिस्तान ने खुद भी जो कालादम तंजीमों के खिलाफ जो बहुत सारी कार्रवाइयाँ की, चूँकि हमने UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एग्री किया था, तो वही जो कंप्लाइंसेस जो हमने पूरी की थी फेटफ के अंदर। शुक्रिया आपका आमिर साहब। बहुत शुक्रिया। सो दैट सीम्स टू बी अ चैलेंज अक़वाम मुत्तहिदा वाला, लेकिन हमारे साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा ने भी कहा कि हम कोशिश करेंगे। लेट्स सी पाकिस्तान से भारत की सतह पे इसके लिए क्या गुड न्यूज़ इफ देयर इज अ वर्ड लाइक दैट। तो ये सारी अच्छी खबरें हैं, बट कल वो सेनेटर इरफान ने भी कह दिया था ना, आई लाइक टू मेक माय ओन टर्म्स, तो मैं अपने टर्म्स, आपको पता ही अब तो कि मैं अपनी टर्मिनोलॉजी जो है खुद बना लेती हूँ। एडिशन किया है मज़ाकिया का उर्दू डिक्शनरी। वैसे मैंने एक सुना हुआ है मज़ाकिया, और लोग कह देते हैं, पता नहीं व्हाटएवर, मैंने लोगों से भी सुना है। इन एनी केस तो ये अच्छी खबरों में शामिल होती हैं चीज़ें, और अच्छी खबरें तो आपको पता है कि 14 अगस्त है, हर जगह खुशियां ही खुशियां, और इस साल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मनाया भी जा रहा है। सखर में क्या हो रहा है जी? यासिर फारूकी बताएंगे, तो ये तो हमें नहीं पता। जी बिल्कुल, यौम आज़ादी के हवाले से सखर की आवाम का मिली जोशो खरोश उरूज पे है। शयान शान तरीके से यौम आज़ादी के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्तलिफ तजारती मराकज़ गली मोहल्लों में कौमी परचमों, बैजेज और झंडियों के स्टॉल सज चुके हैं, जहाँ पे खरीदारों की एक बड़ी तादाद नजर आ रही है। सखर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर की जानिब से सखर जिले की सरकारी इमारतों, मुख्तलिफ मुकामात जिनमें लैंस डाउन ब्रिज है, सखर बैराज है, सखर प्रेस क्लब समेत दीगर निजी इमारतों को भी सब्ज और सफेद बरकी कुमकुमों से खूबसूरती के साथ सजाया गया है। और रात के वक्त यहाँ पे सजावट के जो मनाजिर हैं वो देखने से ताल्लुक रखते हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से मौका हक वेलकम। अच्छा जी, गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों और मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। काफ़ी दिनों से हम आपको बता रहे हैं सियाहती मकामात तफरीह के बजाय इंसानों के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। NDMA ने मज़ीद वार्निंग्स दी हैं, आपको पता है फ्लड्स की वार्निंग्स आ रही हैं फ्रॉम 17th दे आर सेइंग कि एक और स्पेल जो है वो कोई अभी तो ये बताया है महकमा मौसमियात ने भी कि अभी तो ये कम
तबाही मचाई है बारिशों ने, जितनी बारिशें अब आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट की जा रही हैं। मुमकिन बारिशों से हुंजा, शिगर, गांचे में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। दरियाए हुंजा, खुंजराब, शमशाल और दीगर होशे और सालतारू के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। कल 50 से ज़ायद अफराद हादसे में बाल बाल बचे हैं। हुंजा के गुलमत गोजाल नाले में अचानक सैलाबी रेला आने से अफरा तफरी फैल गई। सैलाबी रेला अपने साथ भारी भरकम पत्थर, जिस तरह आपको पहले भी विजुअल्स हमने आपको पता दिखाए ही थे। है कि जब ये रेला हम कहते हैं तो ये सिर्फ पानी पानी नहीं होता, ऑल्दो पानी इटसेल्फ क्वाइट खतरनाक होता है एक स्पीड पे। 50 लोग फंस गए थे। हम जब प्रोग्राम कर रहे थे तो यही इत्तलात आ रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से इन अफराद की जान बचाई गई है। मकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत ही प्राइमरीली रेस्क्यू किया है। पत्थरों के बाद शाहराह कराकरम भी बंद हुई, जिससे मुसाफिर फंसे। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि सैलाबी रेलों से वाटर चैनल्स, तैयार फसलें और मकानात बहुत मुतासर हुए हैं। इसी पे हम ज़रा मज़ीद जानना भी चाहेंगे। फैजुल्ला फ़राक हमारे साथ हैं, तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत। फ़राक साहब बताइएगा कि ये एक तो सबसे पहले चूँकि ऑलरेडी वार्निंग्स आ रही हैं NDMA की तरफ से, मज़ीद फ्लडिंग भी होनी है, तो ये जो कल फंसे थे सारे लोग, उनको किस तरह निकाला गया, उनको किस तरह सिक्योर किया गया, बाजियाब किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग अब्दुल्ला, हुमा और देखने वाले सबको मेरा गुड मॉर्निंग सलाम हो। गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि बदतरीन सैलाबी तबाहकारियों का सामना कर रहा है पूरा खित्ता। इसके मौसमियाती तब्दीली के बाद क्लाउड बर्स्ट के बाद और फिर मोगलाफ का वहाँ बड़ा अमल दखल है, उसके बाद ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। शहर बाबूसर से लेकर आज तक हम इसको देख रहे हैं कि इसमें कई कैजुअलिटीज हुई, कुछ जख्मी हुए, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, सड़कें, लोगों के घर, मकान, खेत, फसलें, खलियान सब। कल जो अफसोसनाक जो सैलाबी तबाहियां हुई वो अपर हुंजा है, जिसे अपर हुंजा कहते हैं। गुलमत गुजाल के मुकाम पर अचानक सैलाबी रेला बड़े तूफानी शक्ल में आए। आपने जिस तरह की वो विजुअल्स आप देख रहे हैं वहां पे, जिसके बाद वहां पे कोई रजाकार थे, 50 के करीब जो मुकामी रजाकार थे, वहां वाटर इरिगेशन की बहाली का काम कर रहे थे। वो बाल बाल बच गए। अगर एक लम्हा भी वो ज़ाया करते तो वो बहुत बड़ी आफत में इंसानी कैजुअलिटीज में उसने बदलना था। और वहां पे कोई टूरिस्ट भी उस सड़क पर सफर कर रहे थे, क्योंकि ये शाहराह रेशम है, ये खुंजराब को मिलाती है, ये चाइना को भी मिलाती है। ये शहरा और इंतहाई मसरूफ शहरा होती है। यहाँ पर हुंजा में हजारों टूरिस्ट सालाना आते हैं, तो टूरिस्ट तो इस वक्त बहुत कम थे और मुकामी मुसाफिर वहाँ पे ट्रेवल कर रहे थे, कुछ टूरिस्ट भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उस वजह से वहाँ पे बाल बाल उनकी जानें बचाई गई, उनको महफूज मकाम मुंतकिल किया गया। हुकूमत ने फौरी नोटिस लेते हुए रेस्क्यू 1122 डिजास्टर मैनेजमेंट पुलिस और इंतजामिया को, हुंजा के इंतजामिया को खासकर अलर्ट किया। अच्छा फ़राक साहब, ये बिल्कुल हम आपसे पूछना भी चाह रहे हैं और ख़ास तौर पे क्योंकि साथ हम विजुअल्स भी देख रहे हैं जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि कोई ख़ास इस वक्त तो एटलीस्ट बारिश नहीं हो रही और सैलाब जो है ये धूप भी है और पानी भी तेज़ से और पत्थर, रॉक्स, बोल्डर सब कुछ हमें नज़र आ रहा है। ये फिनोमेना भी थोड़ा सा बता दें कि वाकई ऐसा हो रहा है। दूसरा ये, इसको देखते हुए हमें लग रहा है कि इसकी जद में जो चीज़ आई होगी कुछ बचा नहीं होगा, जैसे कि सड़कें भी ले गया होगा। तो सड़कों का हाल बता दें, कौन कौन लोग वहाँ, कितने लोग फंसे हुए हैं, किस तरह उनको रेस्क्यू किया जाएगा? बिल्कुल ऐसा है, ये मड है, इसमें बोल्डर्स आ रहे हैं बड़े बड़े, और ये बिल्कुल ऐसी कोई खास किस्म की बारिश भी नहीं है, ये पूरा ग्लाफ का अमल दखल है। गिलगित बल्तिस्तान भर में 8000 के करीब ग्लेशियर्स हैं, उनमें से बहुत सारी हुंजा के ऊपर गोजाल, शमशाल और आसपास की ग्लेशियर्स हैं, ये पिघल गई हैं। वहां से 32 किस्म का हीट स्ट्रोक चल रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, और ये सारा यही है। तो कल जो हुआ वहां पे लोगों को वहां से निकाला गया है, कोई वहां पे इस वक्त फंसा हुआ नहीं है। केकेज की जो बहाली का काम था वो कल शुरू कर दिया गया था वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की हिदायत की रोशनी में। वहां पे केकेज की बहाली का काम है। जाहिर सी बात है, ये आप देख रहे हैं कि इसमें सारी चीजें बह गई हैं, लोगों की खड़ी फसलें, लोगों के मकानात, दुकानें, लोगों के जो फलदार दरख्त और सफेदे के दरख्त ज्यादातर इसमें बहते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें राब्ता सड़कें, वाटर चैनल, उसमें इरिगेशन चैनल, जिंदगी के सारे असबाब जो है कट के रह गए। इस वक्त हम कुदरत की एक आजमाइश का सामना गिलगित बल्तिस्तान भर में कर रहे हैं। इसी तरह शिगर में भी ऐसा हुआ और जगह जगह जहां पे बहाली का बहाली का काम ये है। बताइएगा कि अभी सूरत हाल क्या है? जाहिर है लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान क्या मदद करेगी, क्या इक़दामात करेगी? जो नुकसान हुआ है उसका कुछ इजाला होगा, इमदादी कार्रवाइयों की क्या अपडेट है? फिर क्या कुछ ऐसे मकामात भी हैं जहां टूरिस्ट फंसे हुए हों?
गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा मकाम नहीं है जहां पर टूरिस्ट फंसे हो। इस वक्त कोई टूरिस्ट फंसे हुए नहीं है। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमत ने अपनी वसाइल से बढ़ के बियॉन्ड द कैपेसिटी गिलगित बल्तिस्तान की सैलाबी तबाहकारियों की बहाली के लिए अपने कामों में मशगूल है, काम कर रही है पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ वहां पे। लेकिन वसाइल की कमी का सामना जरूर है। गिलगित बल्तिस्तान एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है, ग्रांट एंड एड पे चल रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब ने उस दिन दौरा किया, बहुत खुशाइन बात है, गिलगित बल्तिस्तान का विजिट किया, मामला को खुद देखा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट देख रही है। तो हम तमाम इदारों से इस नेशनल लेवल के हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी एक इल्तिजा और करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के मामले को खुदा एक बार फिर देखें। इस मामले को देखने की जरूरत है कि गिलगित बल्तिस्तान क्या ये अगर ये क्लाइमेट चेंज का मुकाबला हम नहीं करेंगे तो ये नेशनल लेवल पर फैजुल्लाह फिराक साहब, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया कि एक्चुअली वहाँ हो रहा है और किस तरह उसको टैकल किया जा रहा है। अच्छा, हम विजुअल्स देख रहे थे, साथ ही हमें नजर आ रहा था कि कुछ लोग जैसे कि बड़ा ही खूबसूरत सा सनी डे इन पेरिस है, साइड पे बैठे हुए देख रहे हैं जी, रेला गुजर रहा है, कुछ पत्थर पे चढ़ के वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है, ये बहुत डेंजरस हो सकता है भाई, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जस्ट गेट अवे फ्रॉम इट। यू डोंट नो कि कितना इर्द गिर्द जो सारे पहाड़ हैं या पत्थर हैं वो कितने लूज हो चुके हैं, वो कब खुद को निकल जाए, वहाँ कोई लैंडस्लाइडिंग हो जाए। तो क्यों आप ये कर रहे हैं? जस्ट बी कॉशियस, प्लीज अपना ख्याल रखें। अभी एक ब्रेक लेनी है, हमने वापस आएंगे। अच्छा, आज सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं 14 अगस्त पे की क्या तैयारियां चल रही हैं, लेकिन 14 अगस्त में जी तहरीक इंसाफ जो है ना वो एहतजाज की तैयारियां कर रहे हैं। बाकी सारे ज़रा सेलिब्रेशन की कर रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं, मगर हुकूमत की तरफ से एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश आ गई है। और अब हम आपको याद दिलाएं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के एलामिये में हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि सियासी जमातों के दरमियान नया मिसाक जमहूरियत होना चाहिए, मगर ये बात महज एलामिया तक ही रह गई। और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कल असम्बली में एक बार फिर तहरीक इंसाफ को वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात की दावत दी और हर तरह का ताउन फराहम करने का भी यकीन दिलाया। तरीका वो है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यहाँ बात की, लॉ मिनिस्टर साहब ने की, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने की, मैंने भी की। बैठें, बात करें गवर्नमेंट के साथ। मैं फैसिलिटेट करने को तैयार हूँ, हमने पहले भी फैसिलिटेट किया था, उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ब्रेक नहीं हुई थी। आप बातचीत करें, इनको डिमांड करें, कहेंगे जी हम प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेंगे अगर आप हमारी मुलाकात या जो भी ये ग्रैंड जरगा और सेनेट ग्रैंड जरगा हमारा, यहाँ पे बात करें। अच्छा जी, इस पे बात भी करेंगे और हमें ज्वाइन किया है आसमा शिराजी साहिबा ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आपका आसमा साहिबा। आसमा साहिबा, जब भी हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात की बात होती है तो बड़ा बुनियादी सवाल यही आता है कि आजकल के हालात में पहल कौन करेगा। अब एक तरह से स्पीकर ऑफिस की जानिब से पहल कर दी गई है, लेकिन वो कहते हैं कि जी आप तो मुलाकात नहीं करा पाते, फिर आपसे मुज़ाकरात करने का क्या फ़ायदा है। लेकिन उस बयानी में भी हमने कुछ तब्दीली देखी और सियासी क़ुव्वतों से बात करने की बात आई कहीं अल्टीमेटली PTI के बानी की तरफ से। क्या लगता है इसका कोई नतीजा निकलेगा? ये ऑफ़र काफ़ी है, वाकई मुज़ाकरात हुकूमत चाहती है? आर दे सीरियस अबाउट इट? देखिए, हुकूमत मुज़ाकरात ना चाहती होती तो जाहिर है कि वो इस तरह की ऑफ़र ना करते, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इस पूरे तनाव का जो कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है या मुक़्तदरा के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक झगड़ा है, उसकी बेनिफिशरी हुकूमत है। लेकिन इसके बावजूद पॉलिटिकल लोगों को अपनी एक राह तो निकालना होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यानी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उसकी सबसे बड़ा उसका नुकसान जो है हुकूमत को होगा। तो स्पीकर ऑफिस जो है वो एक न्यूट्रल ऑफिस जो है वो समझा जाता है, और अगर उनकी तरफ से ये आया है पैगाम कि वो ये चाहते हैं कि वो इस ऑफिस को दोबारा से इस्तेमाल करें, जैसे कि इससे पहले भी इस्तेमाल हुआ था, और आपको याद होगा कि वो फिर किस तरह से मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म किए गए थे और किस तरह से ख़त्म
ख़त्म हुए थे, एक डेडलॉक पैदा हो गया था, और डेडलॉक ये था कि 9 मई के हवाले से हुकूमत जो है वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, और PTI जो है वो उसके यहाँ डिसीजन मेकिंग नहीं थी, फ़ैसला साजी नहीं थी, और इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला साजी की का इख्तियार जो है वो किसी और को भी या उस कमेटी को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया था। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो एक डेडलॉक पैदा हुआ, और फिर आपने देखा कि ये गुफ्तगू का सिलसिला जो है मुनक़ता हो गया। अच्छा आसमा, ये भी बताइए, अपोजिशन की अहम तरीन जमात तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गौहर खान साहब ने ये ज़रूर याद दिलाया था वो पुरानी वाली बात कि आखिरी मुज़ाकरात में जब पार्टी अपने बानी से हिदायत लेने के लिए मिलना चाहती थी तो उनकी मुलाकात नहीं कराई गई, और ये उस वक्त पे बड़े सवाल उठे थे कि अब मतलब वो संजीदगी का क्या एलिमेंट हुआ जब उनको बात ही नहीं करने दी जा रही। तो क्या उनकी इस शिकवे में वज़न है? हुकूमत को इस मामले के ऊपर लचक का मुजाहरा करना चाहिए। इमरान खान साहब जेल में हैं, और जेल में उनके जो लोग हैं उनसे मुलाकातों का हक़ भी उनको मिलना चाहिए। पहले जब आगाज़ में वो जेल में गए थे तो बहुत सारे उनको बिल्कुल सबसे मिलने की इजाज़त भी थी, और पे दर पे मुलाकातें भी होती थी। फिर उसके बाद जो है उसको महदूद कर दिया गया, लेकिन फिर भी कोर्ट के ज़रिए से उनकी मुलाकातें होती रहीं, और अब जो है उनकी बहनें जो हैं वो 2 बहनें मिल सकती हैं, मगर अलीमा खान साहिबा जो है वो उनसे नहीं मिल सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो कि अंडर कंसिडरेशन हो सकती हैं, और अगर PTI वाकई ये समझती है कि मुलाकातें करने से हालात बेहतर होंगे और इमरान खान साहब सियासी लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार होंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक नाइंसाफ़ी होगी कहना, या ये भी एक गलत तबसरा होगा कि इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ मुलाकातों के ऊपर उनका दिल पसीज जाए और वो सियासी लोगों के साथ बातचीत करें। वो सियासी लोगों से बातचीत ही नहीं करना चाहते, वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करना नहीं चाहती। तो ये जो ट्रायंगल है ये एक डेडलॉक कर चुका है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त मुश्किल में नज़र आते हैं। शुक्रिया आपका आसमा साहिबा। अभी हमारे पास वक्त कम है, इसलिए इस पे मजीद बात करने के बजाय हम जा रहे हैं सरगोदा। वहाँ मालिक असगर हमारा वेट कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या तैयारी चल रही है। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह शाहीनों के शहर सरगोदा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हों या देहातों में छोटे कच्चे मकानात, हर सतह पर हर शख्स, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, खातून हो, जश्न आज़ादी को अपने अंदाज में मनाने के लिए भरपूर पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। सरगोदा की अगर मैं मजमूई तौर पर बात करूं तो सरगोदा की 7 तहसीलों में भी भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सेमिनार्स का इनकाद भी किया जा रहा है। भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी की तैयारी मनाई जा रही है, और हर शख्स शाहीनों के शहर सरगोदा में पुरजोश दिखाई दे रहा है। जी, अच्छा, ग्रीन और वाइट चूड़ियाँ तो होते हैं, मैं आई एम सॉरी, आपको पता ही है मेरा इंटरेस्ट है चीज़ें देखने में कि क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या इनोवेशन लाए हैं। इस बार तो हर बार कोई ना कोई इनोवेशन होती है। डिड यू सी एनीथिंग न्यू? चूड़ियों का वो सेट बनाया हुआ था, वो मुझे इतना लगा नहीं। अच्छा, आज अगर आप इफ यू आर इन कराची तो नेशनल स्टेडियम पहुंच जाएं जी, वहाँ फायरवर्क्स पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है, द लाइनअप ऑफ आर्टिस्ट जो आपको बड़ा मुश्किल से इकट्ठे नजर आते हैं। सो यू कैन डू दैट। वी कैन सी यू टुमारो। बाय।